सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद फैजान। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो क्लास 10th पिछली क्लास में बेटा अपन ने देखा था पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? व्हेन डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। और आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म के फीचर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी आप आज अपन इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। फेडरलिज्म इंडिया में है या नहीं है, और अगर है तो फेडरलिज्म को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि कार होना और कार को चलाना दोनों अलग अलग बातें। तो सबसे पहले अपन क्विक रिवाइज कर लेते हैं फेडरलिज्म की डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपके पास है फेडरलिज्म इज अ मोड ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फेडरलिज्म गवर्नमेंट का एक ऐसा मोड होता है बच्चों दैट कंबाइंस अ जनरल गवर्नमेंट। जनरल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे आया सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन? जिसकी गवर्नमेंट रहती है, मेन गवर्नमेंट जिसकी रहती है। तो जनरल गवर्नमेंट विथ रीजनल गवर्नमेंट। क्या आया बच्चों? विथ रीजनल गवर्नमेंट। दो चीजें आई, जनरल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट। दोनों चीजें समझ लेते हैं पहले। रीजनल गवर्नमेंट बेटा वो गवर्नमेंट होती है जो कि पूरे सेंट्रल में होती है। एक कंट्री की सेंट्रल पोजीशन पे जो गवर्नमेंट रहती है उसको बोलते हैं जनरल गवर्नमेंट। और रीजनल गवर्नमेंट होती है बच्चों स्टेट गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं, यानी कि राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, सब में अलग अलग गवर्नमेंट है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। तो रीजनल गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इन अ सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम। और पूरे देश में पॉलिटिकल सिस्टम एक ही होता है, डिवाइडिंग पावर डिफरेंट द टू। और उस पावर को जब डिवाइड कर दिया जाता है तो यही होता है बच्चों फेडरलिज्म। अब पढ़ते हैं अपन फेडरलिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, ये अपन आगे बात करते हैं। आप लोग ये समझ गए फेडरलिज्म होता क्या है? जब बच्चों एक देश में एक गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर कर देती है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट वाइज स्टेट पावर संभला देती है, तो उसी चीज को बेटा फेडरलिज्म बोलते हैं। अब देखो, पिछले अपन ने पावर शेयरिंग में देखा था, बेल्जियम का एग्जांपल अपन ने देखा था। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उसने स्टेट गवर्नमेंट को पावर शेयर कर दी, तो वहां पे एकोमोडेशन होता है। लेकिन श्रीलंका के केस में क्या होता है? डाइवर्सिटी हो जाती है। जो सिन्हालास बोलने वाले रहते हैं वो अपनी पावर जब आती है तो उसका गलत उपयोग करते हैं, नेशनल लैंग्वेज को अपना दर्जा देना चाहते हैं, उससे डाइवर्सिटी और ज्यादा बिगड़ जाती है और वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म की सरकार हो जाती है। फिर आपने देखा कैसे अदर लैंग्वेज बोलने वाले उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और वहां पे हालात काफी बढ़ जाते हैं। कि अगर अपन को देखना है कि क्या एक देश के अंदर फेडरलिज्म एकोमोडेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो देखने के लिए फॉलोइंग आपके पास फीचर्स हैं। तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले अपने पास आता है, वो सारे के सारे अपन कंप्लीट करते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सा आ रहा है बेटा? ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर किसी देश में फेडरलिज्म होगा तो वहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि एक शख्स के पास पावर नहीं होनी चाहिए, एक से ज्यादा बंदे के पास पावर होनी चाहिए। सेकंड आ रहा है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स। लेवल्स का मतलब यहां पे आ गया स्टेट, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सब स्टेट लेवल। तो ये अपन देखते हैं कि सेंट्रल में होनी चाहिए, स्टेट में होनी चाहिए, सब स्टेट में होनी चाहिए, इस तरीके से पावर का डिवीजन होना है। अब सेकंड के बाद आपके पास थर्ड आता है अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है? मान लो आपने पावर तो डिवाइड कर दी, लेकिन बेटा आपका जो देश है उसके अंदर एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा, सेंट्रल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे होगा। तो इसका मतलब ये निकला, ऐसे समझो कि डिवाइडेशन होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन चीजों पे निर्णय लेगी और स्टेट गवर्नमेंट किन चीजों पे निर्णय लेगी। यानी एक लिस्ट बननी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इन मुद्दे पर अपने लॉ बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट इन मुद्दों पे अपने लॉ बनाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपके गारंटीड होना चाहिए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है या फिर कोई तनाव आ जाता है, तो सुप्रीमेसी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात को ही सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। उसके बाद रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ है तो उसको ठुकराना नहीं चाहिए। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेट ज्यूडिशरी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में भिड़ गए, अब कौन बचाएगा उन्हें? आपका जो ज्यूडिशरी सिस्टम होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो और इंटीग्रेटेड हो, यानी कि सबसे पहले तो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड हो यानी कि खुद के दिमाग से खुद का सही फैसला सुनाने वाला चाहिए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीजों पर निर्णय लेगी, लॉज बनाएगी, और स्टेट लेवल जिस एरिया में अपने रूल जमाएगी, तो बेटा उनको पैसों की तो जरूरत होगी।
अब वो पैसा कहां से आएगा, तो ये चीजें भी स्पेसिफाइड, क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा। इन दोनों के जो भी सोर्सेज रहेंगे वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अपन ने पहले ही बात करी थी कि कार तो अपने पास है लेकिन कार चलाने आना बहुत जरूरी है। तो अपन ने ये तो देख लिया कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्या इंडिया में फेडरलिज्म है। तो लाइन बाय लाइन टिक करते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है। सबसे पहले देखते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, इंडिया में बीजेपी की सरकार भी है, कांग्रेस की सरकार भी है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। इसका मतलब पहला पॉइंट है। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स। हाँ बिल्कुल, आज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पे बीजेपी की सरकार है लेकिन बहुत सारे अभी राजस्थान में आपके पिछले टाइम पे कांग्रेस सरकार थी। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको रैगिंग ली जा रही हो, इनके पास भी पावर थी, बिल्कुल थी। तो इंडिया के अंदर डिवीजन ऑफ पावर भी है, पावर शेयर भी की जा रही है। तीसरी चीज, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पे रूल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कहां पे रूल करेगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपन सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपना इंडिया का इतना बेहतरीन है जिसकी कोई बात ही ना करो। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल देखा जाए। उसके बाद इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेट ज्यूडिशरी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में भिड़ गए, अब कौन बचाएगा उन्हें। आपका जो ज्यूडिशरी सिस्टम होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हो और इंटीग्रेटेड हो, यानी कि सबसे पहले तो स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना होना चाहिए, और इंटीग्रेटेड हो यानी कि खुद के दिमाग से खुद का सही फैसला सुनाने वाला चाहिए। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। अब देखो बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जिन चीजों पर निर्णय लेगी, लॉज बनाएगी, और स्टेट लेवल जिस एरिया में अपने रूल जमाएगी, तो बेटा उनको पैसों की तो जरूरत होगी। अब वो पैसा कहां से आएगा, तो ये चीजें भी स्पेसिफाइड, क्लियरली स्पेसिफाइड होनी चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आएगा। इन दोनों के जो भी सोर्सेज रहेंगे वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। अपन ने पहले ही बात करी थी कि कार तो अपने पास है लेकिन कार चलाने आना बहुत जरूरी है। तो अपन ने ये तो देख लिया कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, क्या इंडिया में फेडरलिज्म है। तो लाइन बाय लाइन टिक करते हैं कि क्या इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है। सबसे पहले देखते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी। हाँ, इंडिया में बीजेपी की सरकार भी है, कांग्रेस की सरकार भी है और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है। इसका मतलब पहला पॉइंट है। सेकंड, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस लेवल्स। हाँ बिल्कुल, आज आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पे बीजेपी की सरकार है लेकिन बहुत सारे अभी राजस्थान में आपके पिछले टाइम पे कांग्रेस सरकार थी। तो ऐसा तो है नहीं कि इनको रैगिंग ली जा रही हो, इनके पास भी पावर थी, बिल्कुल थी। तो इंडिया के अंदर डिवीजन ऑफ पावर भी है, पावर शेयर भी की जा रही है। तीसरी चीज, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियरली आइडेंटिफाइड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां पे रूल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट कहां पे रूल करेगी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपन सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपना इंडिया का इतना बेहतरीन है जिसकी कोई बात ही ना करो। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बिल्कुल देखा जाता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेट ज्यूडिशरी। ये जरूर मानना आएगा कि फाइलें अपने यहाँ पे पड़ी रहती है, बहुत लंबे समय तक अपना टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ ज्यूडिशरी सिस्टम अपना ऐसा है कि जो भी रूल निकालता है, जो भी लॉ निकालता है, जो भी जजमेंट निकालता है वो फ्री एंड फेयर होता है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाइड है अपने इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कहां से सोर्स आएंगे, कहां से फाइनेंस आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा। तो ये अपन ने देखा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या था और क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो कंक्लूजन इज यस, इंडिया इज अ फेडरलिज्म कंट्री। तो बच्चों, फेडरलिज्म की डेफिनेशन अपन ने देख ली, फेडरलिज्म के फीचर्स देख लिए। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की कि फेडरलिज्म आखिर करता क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सेफगार्ड्स यूनिटी, यानी कि एक देश में रहने वाले, हर देश में ऑब्वियसली डाइवर्सिटी जरूर होगी, एक तरीके के तो लोग रहेंगे नहीं, चाहे वो अपार्टहेड हो या फिर रीजनल डाइवर्सिटी हो, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यूनिटी बनाता है। जब आप पावर शेयर कर देते हो, फेडरलिज्म कर देते हो, लोगों के बीच में पावर जब बढ़ जाती है तो वो यूनिटी से रहते हैं। उसके बाद एकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। अगर रीजनल डाइवर्सिटी होती भी है, जैसा अपन ने देखा था बेल्जियम के केस में, तो वहां पे रीजनल डाइवर्सिटी तो थी लेकिन एकोमोडेशन हो गया था। रीजन क्या था? पावर शेयरिंग। आप सभी जानते हैं, पावर शेयरिंग कर दी, सब लोग खुश, गवर्नमेंट खुश, लोग बाग भी खुश, ठीक है। उसके बाद बात आती है मेन चीज बेटा, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास कमिंग टुगेदर। देखना, समझना, जब छोटे छोटे यूनिट्स
एक साथ मिलकर एक बड़ा यूनियन बनाते हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। यानी कि एक देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जब एक साथ मिलती है और बड़ा यूनियन बना के अपनी सरकार चलाती है, तो उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। और सेकंड होता है बेटा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर के मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद स्विट्जरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अपन होल्डिंग टुगेदर की बात करते हैं। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर। ज्यादा समझ में आएगा जब बेटा बड़ा यूनियन छोटे छोटे यूनिट्स में पावर शेयर कर देता है, डिवाइडेशन कर देता है, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। अपन सभी जानते हैं जैसे कि मोदी सरकार है, उन्होंने क्या करा, पावर शेयर कर दी, हर स्टेट में अलग अलग लोगों को पावर दे दी है। तो बेटा स्टेट के पास अपनी पावर अलग है, सेंट्रल के पास अपनी पावर अलग है। तो इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल सबसे पहले इंडिया, उसके बाद स्पेन एंड फिर बेल्जियम। अब बात करते हैं बेटा आखिर इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि इंडिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें हुई जिसके बाद फेडरलिज्म और ज्यादा बढ़ा। सबसे पहली चीज लैंग्वेज बेसिस पर डिवाइडेशन। इंडिया ने क्या करा बेटा, लैंग्वेज की बेसिस पर डिवाइडेशन करा। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बना के दिया, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बना के दिया, और तमिल बोलने वालों के लिए तमिल बना के दिया। इससे हुआ क्या, रीजनल डाइवर्सिटी तो थी, लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट बोलने वाले लोग तो थे, उनके लिए अलग स्टेट बना के दिया, ताकि लोगों के दिमाग में ये ना आए कि हम लोग अलग हमें समझा जा रहा है। उसके बाद आता है नो नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी। सिन्हालाज ने क्या किया था श्रीलंका के केस में, अपनी लैंग्वेज को मेन दर्जा दिलाया था, नेशनल दर्जा दिलाया था, और उसका रिजल्ट क्या निकला था, दूसरे लोग खफा हो गए थे। इसी चीज को देखते हुए इंडिया ने बहुत सही निर्णय लिया, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं दिया गया, 22 लैंग्वेज सबको अपनी अपनी जगह दी गई, कोई कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आती है बेटा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो 1990 से पहले क्या होता था बेटा, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती थी ना, जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जो भी स्टेट रहते थे उसमें उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। अगर गलती से कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी आ जाती थी तो उसकी तो रैगिंग होना शुरू हो जाती थी, ठीक है। लेकिन 1990s के बाद से बेटा क्या हुआ था, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने अपना ऑर्गन बनाया, जैसा अपन ने पढ़ा होल्डिंग टुगेदर में, अलग अलग यूनियन साथ में आए और एक बड़ा यूनियन बना के, और उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट बनाई साथ में आके। तो इससे क्या हुआ, ये कुछ चीजें थी बेटा जिसके बाद इंडिया में फेडरलिज्म देखा जाता है, काफी अच्छी तरीके से इन्हें समझा जाता है। लास्ट टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, याद रखना लास्ट टाइम में आपके क्लास 10th में 4 नंबर का क्वेश्चन आया था डिसेंट्रलाइजेशन पे, तो इसे ध्यान से समझ लेना, काफी इजी है लेकिन बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो डेफिनेशन आपके सामने, डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पावर। पहली लाइन अपन समझते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो पावर रहती है ना बेटा, उसे ट्रांसफर किया जाता है। कहां ट्रांसफर किया जाता है, एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यानी डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कौन बनाएगा, किसके पास इतनी पावर है जो लास्ट डिसीजन लेगा, उस अथॉरिटी को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपन ने देख लिया था, स्टेट गवर्नमेंट देख लिया था, लेकिन नया नाम आ रहा है लोकल गवर्नमेंट। ये क्या होता है, सुना होगा पंचायत वगैरह, ये जो चीजें रहती है यही लोकल गवर्नमेंट होती है बच्चों। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी पावर शेयर कर दी जाती है, तो उसी चीज को डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। दोबारा समझा देता हूं, जब पावर और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को सेंट्रल से स्टेट के साथ साथ लास्ट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी जब ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। और लास्ट में अपन ये देख लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे खत्म होता है कि आखिर 1992 में ऐसे कौन से अमेंडमेंट किए गए। अमेंडमेंट क्या होते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं लॉ में, उसे अमेंडमेंट बोलते हैं। फेडरलाइजेशन में कौन कौन से ऐसी चीजें करी गई जिससे अपने यहाँ पे फेडरलाइजेशन और बढ़ा, कौन कौन से अमेंडमेंट। सबसे पहला, इलेक्शन कंडक्टेड आफ्टर 5 इयर्स। हर 5 साल में आपके देश में इलेक्शन होंगे इंडिया में। 1/3 सीट फॉर विमेन रिकवर्ड, यानी कि 1/3 जो सीट्स रहेगी विमेन की वो रिजर्व होगी। उसके बाद सीट्स रिजर्व फॉर SC एंड ST। SC ST के लिए चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फिर गवर्नमेंट एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसके लिए सीट्स रिजर्व रहेगी। और उसके बाद लास्ट आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज मेड, यानी कि हर स्टेट में अलग से इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा जो कि स्टेट वाइज स्टेट इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा।
तो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर फर्टिलाइजेशन। होप सो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।